हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सक्रीशन शुरू कराया था, मतलब उत्सर्जन के बारे में मैंने बताया था। तो आज हम उसके बारे में आगे डिटेल में जानने वाले हैं कि जो उत्सर्जन तंत्र में जो पार्ट आते हैं, जैसे जो मुख्य अंग आपके थे वृक्क था, वृक्क के बाद आपका उसमें मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो आज हम उनके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। प्लस किडनी का जो बेसिक इकाई है नेफ्रॉन, उसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? उत्सर्जन के बारे में। तो ये सब मैंने आपको पहले करा दिया था। ये सब हो गया था आप लोग का। तो मैंने आपको यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ बात बता दी थी। तो यहाँ पर जो आपका वृक्क है, मतलब किडनी है, उसके उत्सर्जन तंत्र का जो महत्वपूर्ण अंग है, तो मैंने बताया था इसमें कई महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं भाग, तो उसको हम पहले देखते हैं। पहले सिर्फ हम किसका देखेंगे? वृक्क का देखेंगे। फिर उसके बाद से, क्योंकि आपको पता है उत्सर्जन तंत्र में जैसे अगर बात करें तो आपका किडनी आता है, मतलब वृक्क आता है। फिर आपका यूरेथ्रा आता है, मतलब मूत्रवाहिनी आएगा। फिर मूत्राशय आएगा, फिर मूत्रमार्ग आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वृक्क का, मतलब किडनी का हम अध्ययन जानेंगे, किडनी के अध्ययन के बारे में जानेंगे। तो किडनी का मैंने आपको जब डायग्राम बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये राइट साइड वाली किडनी है वो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि इसी के ऊपर क्या होता है, लीवर आके बैठा रहता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस एक साइड का अगर हम डायग्राम बनाएं तो उसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें देखिए कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक साइड का मैं यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे एक साइड का ये क्या है, किडनी है, ठीक है। और इस किडनी के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, एक इसी के ऊपर लेयर पाया जाता है, ये लेयर पाया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो किडनी है तो इसलिए इसको रीनल के भी नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, कवरिंग है, उसको बोलेंगे रीनल कैप्सूल। फिर इस रीनल कैप्सूल के नीचे, जस्ट मतलब इस कवरिंग के नीचे, यहाँ पर कुछ पोर्शन नीचे ऐसे पाए जाते हैं जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, तो इसको बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स। इसका क्या नाम है? रीनल कॉर्टेक्स। और इस रीनल कॉर्टेक्स के नीचे यहाँ पे इंटरनल भाग है, यहाँ पे जो आंतरिक भाग है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे मेड्यूला रीजन पाया जाता है। और इस मेड्यूला रीजन को ही हम बोलते हैं रीनल मेड्यूला। इसका क्या नाम देते हैं? रीनल मेड्यूला। और इस रीनल मेड्यूला में कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर ऐसे कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको ये पिरामिड लाइक होने की वजह से और मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम पड़ जाता है क्या? मेड्यूलरी रे। इसको क्या बोलते हैं? या तो मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड, इसको क्या बोलेंगे? मेड्यूलरी पिरामिड। ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए मेड्यूलर रीजन में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। और ये जो मेड्यूलरी पिरामिड हैं, ये आपस में अटैच होते हैं, यहाँ पर ये नीचे की तरफ ऐसे जुड़े होते हैं। और ये जो जुड़े होते हैं, यहाँ पर बीच बीच में ये जो खाली जगह, यहाँ भी कॉर्टेक्स होता है। और इस खाली जगह है, इस खाली स्पेस को हम क्या नाम दे देते हैं? इस स्पेस को नाम देते हैं, बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी, कॉलम ऑफ बर्टनी।
तो ये हो गया एक किडनी का। अगर पार्ट की बात करें तो किडनी में सबसे ऊपर क्या आएगा, रीनल कैप्सूल आएगा जो प्रोटेक्शन में मदद करता है। फिर जस्ट उसके नीचे आएगा आपका रीनल कॉर्टेक्स और फिर अंदर आएगा आपका रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला में पिरामिड पाए जाते हैं और ये इस पिरामिड को ही बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। और ये मेड्यूलरी पिरामिड आपस में ऐसे नीचे की तरफ अटैच होते हैं, जिस फिर यहाँ जो बीच में ये जो खाली जगह है इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी। तो हम अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, एक एक करके सबके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो वृक्क उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। इसके कई भाग निम्न है, कौन कौन से, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला। अब हम जानेंगे रीनल कैप्सूल क्या होते हैं। तो पहले हम रीनल कैप्सूल के बारे में जानते हैं। तो रीनल कैप्सूल क्या है, किडनी का सबसे ऊपर वाला भाग। तो इसका क्या फंक्शन होता है, तो ये क्या करेगा, इट इज़ ए थिन ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन विच इज़ कवर्ड ऑल किडनी। मतलब क्या, यह एक पतली परत होती है जो पूरे किडनी को घेरे रखती है। यह क्या करेगी, पूरे किडनी को कवर की रहती है। रीनल कॉर्टेक्स, अब दूसरा क्या है आपका, रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स की बात करें तो रीनल कॉर्टेक्स इज मिडिल पार्ट। ये क्या है, जस्ट उसके नीचे वाला पार्ट है। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द रीनल कैप्सूल। ये कहाँ पे पाया जाता है, रीनल कैप्सूल के नीचे। तो रीनल कॉर्टेक्स बीच का भाग होता है जो रीनल कैप्सूल के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इन रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट ग्लोमेरुलस एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। मतलब रीनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पाया जाता है। अब ग्लोमेरुलस क्या है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है, वो अभी हम आपको उसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे। तो अभी बस ये जानिए कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन है रीनल कैप्सूल, उसके बाद पाया जाता है रीनल कॉर्टेक्स। अब हम जानते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा क्या है, रीनल मेड्यूला। तो रीनल मेड्यूला सराउंडेड बाय रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। तो जो ये रीनल मेड्यूला होता है वो किससे घिरा होता है, ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन से सराउंड होता है, जहाँ पर शुद्ध ब्लड आने और अशुद्ध ब्लड ले जाने का काम होता है। कहाँ पर होगा, इसी मेड्यूलरी रीजन में होता है। रीनल मेड्यूला में 8 से 18 रीनल पिरामिड पाए जाते हैं। तो जो ये आपको एक किडनी का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, इसमें यहाँ पर जो मेड्यूला वाला पोर्शन था, यहाँ पर ये जो मेड्यूला वाला रीजन था, इस मेड्यूला वाले रीजन में लगभग कितने, 8 से 18 मेड्यूलरी पिरामिड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे, यहाँ पे 8 से 18 लगभग, अगर पूछ लिया जाए कितना पिरामिड, तो 8 से 18 रीनल पिरामिड यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हो गया रीनल मेड्यूला। अब हम जानेंगे अगला पार्ट। अभी आपने जाना किडनी। तो किडनी के जस्ट, मतलब ये जो आपका किडनी है, इसके जस्ट बाद वाला भाग आपका, मतलब वृक्क के बाद ये जो मूत्रवाहिनी है, यूरेटर, इसके बारे में जानेंगे। तो क्या होता है, 2 यूरेटर फाउंड विच इज कनेक्टेड टू बोथ किडनी। तो देखिए यहाँ पर 2 यूरेटर हैं, एक यहाँ पे है और एक इस साइड, जो दोनों किडनी को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, मतलब दोनों किडनी को जोड़े रखता है। शरीर में 2 यूरेटर पाया जाता है, या दोनों किडनी से जुड़े रहते हैं। नॉर्मल लेंथ ऑफ यूरेटर 25 to 30 सेंटीमीटर। अगर इस यूरेटर का, मतलब ये क्या है, यूरेटर है, अगर इस यूरेटर का लेंथ पूछ लिया जाए, लंबाई पूछ ली जाए, तो कितना होगा, 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी एंड सेंड यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यह क्या करेगा, यह यूरिन को, यूरिया या यूरिन को, यहाँ पे रहेगा यूरिन को, यूरिन मतलब क्या, जो मूत्र है, ठीक है, को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने का कार्य करता है। तो इसके आगे का पोर्शन क्या होगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर होगा, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे मूत्राशय। इसको क्या बोलेंगे, मूत्राशय। तो अगला पार्ट अब क्या होगा, अब अगला पार्ट इसका होगा यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर इज हॉलो पेयर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। मतलब यूरिनरी ब्लैडर मसल से बना एक खोखला क्या होता है, अंग होता है। तो अभी मैंने बना के आपको दिखाया है कि ये आपका वृक्क है
और इस वृक्क से यहाँ फिर आपका यूरेटर, और इस यूरेटर से ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, जो क्या होगा, एक खोखला मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब खाली जगह होता है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को कुछ समय के लिए एकत्रित करके रखता है, मतलब वो क्या करेगा, ये नहीं कि तुरंत यूरिन बना और तुरंत उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, बस कुछ समय के लिए वहाँ पर स्टोर करके रखता है, फिर जैसे ही फिर प्रेशर आएगा तब फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक सामान्य यूरिनरी ब्लैडर 300 से 600 ml मूत्र एकत्रित कर सकता है, मतलब ये जो मूत्राशय है वो लगभग कितना 300 से 600 ml तक यहाँ पर यूरिन को कलेक्ट करके रख सकता है। कौन रख सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कलेक्ट करके रख सकता है। और सबसे लास्ट पोर्शन, मतलब सबसे लास्ट पार्ट, अगर बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे अगला लास्ट अंग कौन सा आता है, जिसका नाम है यूरेथ्रा, या जिसी को बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलेंगे, मूत्र मार्ग। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी किडनी हो गई, फिर इस किडनी के बाद यहाँ पर आपके एक पेयर आपके यूरेटर के बाद से एक यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद सबसे लास्ट वाला पोर्शन ये क्या है, आपका यूरेथ्रा है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेथ्रा। ये किडनी हो गई, ये यूरेटर है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यूरेथ्रा इज एंड पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, मतलब यूरेथ्रा यूरिनरी सिस्टम का आखिरी भाग होता है। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई देखिए मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। अगर मेल की बात करें तो मेल में कितना 20 सेंटीमीटर, और फीमेल की कितनी होगी 3 से 4 सेंटीमीटर होती है इस यूरेथ्रा की लंबाई। तो ये हो गया आपका मेन, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन हो गया। अभी उसके अपने पार्ट जाने हैं। अब हम आगे जानने वाले हैं नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन ही है जो आपके मतलब कह सकते किडनी का अगर फंक्शनल या फिर आपका जो भी स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो क्या है, नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन ही है जो आपके यूरिन को मेन छानने का काम ये नेफ्रॉन ही करता है। अगर नेफ्रॉन नहीं रहेगा तो ब्लड का यूरिन का जो आपका यहाँ पे जो छानना है, जो यहाँ पे मूत्र का छानन होगा वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो सबसे पहले हम आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाते हैं, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन देखने में कैसा होता है। तो देखिए नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए किडनी है, इस किडनी में जो आपका ये पिरामिड प्रेजेंट था, ये जो पिरामिड वाला रीजन था, इसी पिरामिड में आपको यहाँ पर ऐसे मतलब थोड़ा गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे संरचना ऐसे दिखाई देती है, जाल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अब इस नेफ्रॉन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर एक पार्ट देखेंगे तो कैसा होगा। तो यहाँ पर नेफ्रॉन की बात करें तो सबसे पहले आगे देखिए, अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत टफ लगेगा। तो हम आपको यहाँ पे जैसे दिखा देते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिर हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो इस तरह से कुछ है नेफ्रॉन की संरचना होती है, लेकिन हम इसको एकदम आसान सा बनाकर पहले आपको दिखाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से बना सकें। तो यहाँ पर ये रहा, पहले ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। अभी हम सबका एक एक करके पहले नाम लिखेंगे। पहले ये कप लाइक एक स्ट्रक्चर होगा, फिर ये स्ट्रक्चर आगे चल के फिर कुछ इस तरह से, फिर ऊपर, इस तरह से होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे आसानी से, अगर बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये सबसे पहले आगे जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, अब इस बोमेन कैप्सूल में देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर धमनिका आती है, ऐसे जो आती है इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं एफरेंट। इसको क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट, यहाँ पर इसको बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल।
ठीक है। फिर ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो है आपका, ये आगे चल के फिर ऐसे कुछ यहाँ पे गुच्छे लाइक, जैसे ग्रेप्स का, अंगूर का ऐसे गुच्छा दिखाई देता है, उस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। फिर ये जो जाल लाइक स्ट्रक्चर है, फिर आगे चल के फिर से ये एक पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से फिर यहाँ से एक बाहर निकल जाती है। इसको दूसरे कलर से हम बना रहे हैं। यहाँ से एक जाती हुई दिखाई देगी, एक आपको आती हुई दिखाई देती है और एक आपको जाती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर एक आपको आती हुई धमनिका दिखाई देगी और एक जाती हुई। तो जो आती हुई है इसका क्या नाम है? एफरेंट आर्ट्रियोल। इसको क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल इसको बोलेंगे। और ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसको हिंदी में बोलते हैं अभिवाही, अभिवाही धमनिका। और जो जाती हुई है उसको बोलेंगे अपवाही धमनिका। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको अफरेंट आर्ट्रियोल, इसको हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल। इसका क्या नाम है? इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दो हैं, एक आपका अभिवाही धमनिका है और एक का क्या नाम है? अपवाही, अपवाही धमनिका। अब देखिए यहाँ पर दो धमनिका हैं। जो आपकी अभिवाही धमनिका है ये क्या करेगी? शुद्ध रक्त को ले आने का काम करेगी। ये क्या करेगी? शुद्ध रक्त को लाएगी। फिर यहाँ पर ये यहाँ पे फिर कलेक्ट होंगी, कलेक्ट होकर यहाँ पर देखिए जो गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसका क्या नाम देंगे? इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है। अब ये ग्लोमेरुलस फिर यहाँ से जो आपका ब्लड, आपका जो रक्त, जो यूरिन बना रहा है धीरे धीरे, अब उसमें क्या होगा? आपका अशुद्ध रक्त आ जाएगा। अब ये अशुद्ध रक्त को ये पूरा इस ट्यूब के सहायता से ले जाने का काम करती है। अभी आपके अपवाही धमनिका का काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता, अभी इसका काम आगे है जिसको अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी बस इतना जानिए कि जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, अफ ए से क्या होगा? आना, मतलब ये ले आने का काम करती है। इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, मतलब ले जाने का काम करेगी। एग्जिट, ये क्या करेगी? ले जाने का काम करेगी। तो यहाँ पर ये पहले आपके हो गए क्या? कुछ पार्ट हो गए आपके बोमेन कैप्सूल के। तो बोमेन कैप्सूल क्या है? बोमेन कैप्सूल को जब आप देखेंगे तो जैसे लगता है कि कोई कप लाइक स्ट्रक्चर है और इसी में कुछ होल्ड किया, कुछ रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो इसमें देखिए दो आपके आर्टरी थे, एक आपका अफरेंट, दूसरा है इफरेंट। अब आगे जब इसके चलेंगे तो थोड़ा सा आप आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये जो पास वाला रीजन है, तो पास में होने की वजह से इसको बोलते हैं पीसीटी। इसको क्या नाम देंगे? पीसीटी। फिर पीसीटी के बाद से यहाँ पे जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। फिर ये जो दूर वाला ट्यूब है इसको बोलेंगे डीसीटी। अभी फुल फॉर्म हम आपको बता रहे हैं। ये पीसीटी है, फिर लूप ऑफ हेनले है, फिर डीसीटी है और सबसे ये लास्ट वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। अब देखिए जो पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। और डीसीटी को बोलेंगे डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म हो गया पीसीटी और डीसीटी के। तो ये हो गया पूरे आपके पोर्शन हो गए किसके? आपके किसके हैं? ये नेफ्रॉन के हैं। तो देखिए लूप ऑफ हेनले भी यहाँ पर दो तरह के हैं। एक आपको ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम नाम दे देंगे असेंडिंग, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। फिर जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको बोलेंगे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग
लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो ये हो गए दो तरह के यहाँ पे लूप ऑफ हेनले हो गए। तो ये पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको इजी सा इसका बस एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताया है। तो अगर बात करें इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं तो आप देखिएगा, तो फिर से हम एक बार इसको ड्रॉ करके इसका पूरा हम एक आपको फ्लो चार्ट बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये था आपका ये बोमेन कैप्सूल, फिर ये आगे चल के पीसीटी में कन्वर्ट हुआ, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले बनाया और लूप ऑफ हेनले से फिर बनेगा ये किस में चेंज हो जाएगा, फिर डीसीटी में, और डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये पूरे इसके पार्ट थे। और इसमें भी देखिए एक अफरेंट आर्ट्रियोल और एक इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। और बीच में क्या था, बीच में था आपका ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे आपके नेफ्रॉन को अगर हम पूरे डिवाइड करें तो इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से, मतलब नेफ्रॉन को अगर हम बांटें तो 3 भाग में बांट सकते हैं। नेफ्रॉन को एक आपका रीनल आर्ट्रियोल, दूसरा है आपका रीनल ट्यूब्यूल, और तीसरा लास्ट पार्ट जिसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए जो आपका रीनल आर्ट्रियोल है इसमें भी 2 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक आपका था बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ठीक है, और रीनल ट्यूब्यूल इसमें देखिए इसमें आपके क्या क्या आ रहे थे, एक आपका पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले और एक क्या था डीसीटी। इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर जो लूप ऑफ हेनले है इसको भी 2 भागों में बांटा गया था, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और दूसरा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जो किसके पार्ट है, ये पूरे नेफ्रॉन के, मतलब इस नेफ्रॉन में कौन कौन से पोर्शन आते हैं। तो आप लोग इसका फ्लो चार्ट जरूर बना लीजिएगा, इससे आपको आसानी से सारा इसका पार्ट तैयार हो जाएगा। और प्लस डायग्राम बहुत आसान सा है, बहुत इजी सा है। पहले कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, बस यहाँ पे फिर ये ट्यूब है कुछ इस तरह से बना दीजिएगा। तो आगे चलते अब एक एक करके सारे पार्ट को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन को जानते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि नेफ्रॉन ही है जो क्या करता है, पूरे यूरिन को मतलब मेन छानने का काम करता है। ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन। अगर एक किडनी की बात करें, क्योंकि अभी मैंने एक तरफ की किडनी का ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, तो अगर हम एक साइड की किडनी की बात करें, मतलब जितनी भी किडनी होती है एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगर एक किडनी की बात करें और दोनों साइड का करेंगे तो लगभग 2 मिलियन हो जाएंगे। एक नेफ्रॉन की लंबाई, अगर सिर्फ एक नेफ्रॉन की लंबाई की बात करें तो कितना होता है, 1.2 से 2.2 इंच तक होती है। मतलब ये देखिए अब छोटा सा पिरामिड है लेकिन उसमें कॉइल फॉर्म में पाए जाते हैं तो वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ एक नेफ्रॉन की लंबाई कितनी होगी, 1.2 से 2.2, और लगभग देखिए कितने 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक नेफ्रॉन की लंबाई की बात की जा रही है। अब यहाँ पर फिर हम आगे जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मतलब अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की जब संरचना देखेंगे तो वहाँ पर कौन कौन से पार्ट अभी मैंने आपको बताया है। तो क्या क्या पाए जाएंगे, एक आपका रीनल कार्पसेल्स, दूसरा है
रीनल ट्यूब्यूल्स, तीसरा है कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर रीनल कार्पसेल्स, तो रीनल कार्पसेल्स की बात करें तो रीनल कार्पसेल्स में कौन कौन से पार्ट आते थे? तो रीनल कार्पसेल्स में दो पार्ट आते थे, एक आपका था ग्लोमेरुलस, दूसरा बोमेन कैप्सूल। तो रीनल कार्पसेल्स फिल्टर अ ब्लड प्लाज्मा एंड इट्स नॉर्मल डायमीटर इज 200 माइक्रोमीटर। अगर आप इस ये पूरा जो पोर्शन है, ये जो इतना आप देखेंगे ये क्या है? ये पूरे रीनल कार्पसेल्स है। तो ये जो रीनल कार्पसेल्स की बात करें तो इसमें पूरा सिर्फ इसका जो डायमीटर की बात करेंगे तो कितना है? 200 माइक्रोमीटर होता है। और ये पार्ट ऑफ रीनल कार्पसेल्स, तो क्या क्या पाए जाएंगे इस पार्ट में? ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। तो ये आपका क्या है? ये पूरा ये बोमेन कैप्सूल है और ये जो दिख रहा है ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है। दूसरा फिर अब जानेंगे ग्लोमेरुलस क्या है। ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि जो आप ये बोमेन कैप्सूल में ये जो वाला पोर्शन, ये जो आप देख रहे थे यहाँ पे इस तरह से, ये क्या है? इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसी को क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? ये नेटवर्क है। तो ग्लोमेरुलस कई पतली पतली केशिकाओं के गुच्छों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको केशिका गुच्छ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पूरे ब्लड के कैपिलरीज होते हैं। इनसाइड ऑफ दिस कैपिलरी प्रेजेंट एंडोथेलियल सेल विच फिल्टर द ब्लड, मतलब इस केशिका के अंदर एंडोथेलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करेंगे? जो रक्त को छानने का काम करती है। जैसे चाय छन्नी आपने देखा होगा तो वहाँ पे क्या होगा? हैवी पार्ट के ऊपर आ जाते हैं और नीचे आपके जो लिक्विड पोर्शन नीचे चले जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी ये क्या करेगा? यहाँ पर जो केशिका है वो ब्लड को छानने का काम करेगी। फिर दूसरा इसका है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में देखिए, रीनल ट्यूब्यूल इज इम्पॉर्टेंट पार्ट विच हैज़ डिफरेंट पार्ट। अब रीनल ट्यूब्यूल एक महत्वपूर्ण भाग है जो कई भागों से मिलकर बना होता है। तो रीनल ट्यूब्यूल जो आपका ये बोमेन कैप्सूल के आगे वाला जो पार्ट था, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर था, ये वाला पार्ट, ये क्या है? रीनल ट्यूब्यूल है। ये रीनल ट्यूब्यूल है। और इस रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से पार्ट आते थे? तो देखिए, ये आपका पीसीटी, फिर ये लूप ऑफ हेनले था, और फिर ये था आपका डीसीटी। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? पहला है पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा लूप ऑफ हेनले और तीसरा डीसीटी जिसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पीसीटी के बारे में जानेंगे। तो पीसीटी क्या है? इसकी नॉर्मल लंबाई कितनी होगी? तो नॉर्मल लेंथ ऑफ पीसीटी इज 14 mm मतलब 14 मिलीमीटर होता है एंड डायमीटर इज 55 माइक्रोमीटर। और इसके डायमीटर की, इसकी मतलब चौड़ाई की बात करें तो कितना होगा? 55 माइक्रोमीटर होता है। मतलब पीसीटी की लंबाई 14 मिलीमीटर और क्षेत्रफल 55 माइक्रोमीटर होता है। यह लगभग सभी कार्बनिक पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स को सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित करता है। तो देखिए, अभी आप सिर्फ इसके पार्ट को समझिए, बाकी कैसे यूरिन बनता है, फिर यूरिन का फिल्ट्रेशन कैसे होता है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से बताएंगे। तो अभी बस यहाँ पे पार्ट जान लीजिए कि ये क्या है, इसकी लंबाई क्या है और ये किसको किसको छानने का काम करता है। दूसरा है आपका लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर ये जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो यह यू आकार का होता है और इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। मतलब सिर्फ इस लूप ऑफ हेनले, ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ इसकी बात करें तो कितनी होती है इसकी लंबाई? 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इट हेल्प टू कनेक्ट पीसीटी टू डीसीटी। यह प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। और इसका तीसरा, इसका जो पार्ट है डीसीटी, तो डीसीटी की लंबाई लगभग 15 मीटर होती है और यह इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 50 मिलीमीटर होता है। मतलब लंबाई इसका 15 मीटर और क्षेत्रफल मतलब इसका जो डायमीटर है वो कितना होगा? 55 मिलीमीटर होता है। डीसीटी के अंदर मुख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं और यह
ADH बनाती हैं जो जल के अवशोषण में मदद करती हैं। अब देखिए ADH का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है। क्या होगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो ये उसी का क्या करेंगे, उसका फॉर्मेशन करेंगे जो जल का अवशोषण करने में क्या करेगा, मदद करता है। और सबसे इसका लास्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग डक्ट। तो कनेक्टिंग डक्ट क्या है, इट इज़ एंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यह नेफ्रॉन का सबसे अंतिम भाग होता है। इट्स नॉर्मल लेंथ इज कितना 22 मिलीमीटर होता है। इसकी समान लंबाई कितनी होगी, 22 मिलीमीटर होती है। अब यहाँ पर अभी आपने जाना पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं सब मैंने यहाँ पे उसको कवर कराया, प्लस उसका डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाया है कि कैसे कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे आसानी तरीके से। अब हम आगे जो भी इसका यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, यूरिन का फिल्ट्रेशन कैसे होगा, उसको हम आगे जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।